नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा 2022 का एसएसटी का सिलेबस और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के विषय में। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई, दूसरी भी कंप्लीट हो गई और तीसरी यूनिट में हम बात करें 1857 की क्रांति के विषय में। और भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव ये अपने पहले से ही कर चुके हैं। आइएगा शुरू करते हैं क्लास को और बात करते हैं 1857 की क्रांति के विषय में। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकार क्या क्या कहते हैं, उनके स्टेटमेंट्स, जहाँ से कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि इस 1857 की क्रांति को, 1857 के विद्रोह को पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहने वाले कौन थे? तो दो व्यक्तियों का नाम आता है, सर जॉन लॉरेंस और सिले। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने इसे पूर्णतया सिपाही विद्रोह कहा था। और 1857 की क्रांति के बारे में ये कहा था एक सामंतवादी प्रक्रिया, यानी 1857 की क्रांति एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अधिकतर उसमें जो भाग लेने वाले थे वो सामंत थे। तो ये कहने वाले कौन थे? के मालिसन। इसके बाद में दोस्तों, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा कहने वाले कौन थे? बेंजामिन डिज़रायली। इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है, 1857 की जो घटना है वो राष्ट्रीय विद्रोह था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र, ऐसा कहने वाले कौन थे? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था, ऐसा कहने वाले कौन थे? इतिहासकार अशोक मेहता। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, ये कहने वाले कौन थे? आर.सी. मजूमदार। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था, ऐसा कहने वाले कौन थे? पी. रॉबर्ट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अधिकतर जो अंग्रेज अधिकारी रहे, इतिहासकार रहे, वो इसको राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मान रहे हैं ना, वो एक युद्ध ही मानते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध एक साजिश ही मानते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये कहने वाले कौन थे? वी.डी. सावरकर। और इसी के लिए इनको जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछी जाती है। अब हम कहें 1857 की क्रांति से हमें जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है, या यूँ कहें वो स्रोत जो जरूरी हैं। इन किताबों से कोई क्वेश्चन आ जाता है। वी.डी. सावरकर की पुस्तक है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। द सिपोय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये किसकी है? आर.सी. मजूमदार की। हालांकि आर.सी. मजूमदार जो इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते हैं, अभी हमने बात की थी। 1857 ए ग्रेट रिबिलियन, ये किसने कहा था? अशोक मेहता ने। 1857 के समय अगर हम बात करें प्रमुख अधिकारियों की, यानी महारानी कौन थी उस समय? तो महारानी थी विक्टोरिया। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था पार्मस्टन, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल था कैनिंग। और उस समय जो कंपनी है उसका मुख्य सेनापति हुआ करता था जॉर्ज एनिसन। अब हम देखें 1857 की क्रांति की मुख्य घटनाएं। तो क्रांति की जो तिथि निर्धारित की गई थी वो की गई थी 31 मई 1857 को होनी थी। इसका प्रतीक था रोटी और कमल का फूल। अब हम बात करें 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारणों की अगर हम बात करें तो क्रांति के राजनीतिक कारणों में वेलेजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीछे हमने देखा है भारतीय राज्यों के प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसके अंदर हमने सहायक संधि को समझा था, किस तरह से वो एक एक करके हमारी जो रियासतें थी उनको हड़पते जा रहे थे, सहायक संधि के नाम पर मजबूर कर दिया था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेना उनकी रही नहीं थी, वो जो शासक थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से विभिन्न बहाने बना बना करके व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत भी वो जो है अधिकार करते जा रहे थे, जैसे कि गोद निषेध प्रणाली है, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें थी। वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार भारतीय राजाओं को अपने राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, और सहायक संधि से राज्यों में कंपनी का हस्तक्षेप क्या हो गया? बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि सेना कौन सी रह रही है? कंपनी की सेना है। इससे भारतीय राजाओं की स्वतंत्रता क्या होगी? धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। और ये कहा गया था सहायक संधि में कि कंपनी की सेना जो है उस राज्य में रहेगी, उसके बदले उस कंपनी की सेना का जो खर्चा होगा वो राजा को पे करना होगा, और एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है उसके दरबार में रहेगा। हालांकि कहा यह गया था कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसने पूरी तरह से हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसके कारण राजाओं की स्वतंत्रता समाप्त होने लगी थी और वो भी इसमें भाग लेना चाहती थी। डलहौजी की जो राज्य हड़प नीति है या व्यक्तिगत सिद्धांत है, उसके द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी गोद नहीं ले सकते थे, गोद ले हुए पुत्र को वो वारिस नहीं मानते थे।
इसी आधार पर उनको जो है हड़पा जा रहा था राज्यों को। वैध उत्तराधिकार के अभाव में राज्यों का विलय अंग्रेजी राज्यों में किया जा रहा था। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य कौन कौन से हैं? तो सतारा को किया गया था 1848 में, जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855, अवध 1856। इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने हड़पना शुरू कर दिया। इसी के साथ साथ रियासतों का विलय होने के साथ ही पेशवा जो नाना साहब हुआ करते थे उनके पेंशन को भी रोक लिया गया, इसलिए वे भी नाराज थे। डलहौजी ने 1855 में करौली को अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया था, किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल को मान्यता नहीं दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने इस नीति को मान्यता नहीं दी थी डलहौजी की, और इसे वापस ले लिया गया था करौली को। करौली के विषय में ये विशेष तथ्य हैं। 1856 में अवध का विलय जो है कुप्रशासन का आरोप लगा करके कर लिया गया। तो क्योंकि डलहौजी की हड़प नीति वहाँ पर लागू नहीं हो पा रही थी, इसलिए कुप्रशासन को उन्होंने बहाना बनाया और राज्य को हड़प लिया था। इसके लिए अवध के रेजिमेंट स्लीमैन से रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अंग्रेज़ों के लिए उनका नाम किसी अन्य चीज़ से अधिक महत्वपूर्ण है। अवध का वहाँ जो रेजिडेंट था स्लीमैन, उससे रिपोर्ट मांगी गई थी राज्य को हड़पने के लिए, कि कुप्रशासन के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया कि यार राज्य तो हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों का नाम जो है वो बाकी चीज़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वहाँ से देखिएगा क्या किया गया, वहाँ जो रेजिमेंट था स्लीमैन उसको वहाँ से हटा दिया गया और आउटरम को वहाँ पर भेजा गया। उसने ये कहा कि यहाँ पर जो है प्रशासन सही नहीं चल रहा है, और इसी आधार पर 1856 में अवध का जो है विलय कर लिया गया था। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिमेंट बनाया गया था। प्रशासनिक कारणों की बात करें तो अंग्रेज़ों ने भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया, और यहाँ भारतीय राज्यों को वो क्या मानते थे, अयोग्य मानते थे, और इसलिए प्रशासनिक सेवा में हमारे लोगों को शामिल नहीं किया जाता था। उच्च पदों पर भारतीयों को नहीं रखा जाता था, भारतीयों को हटा करके ब्रिटिश लोगों को ही नियुक्त किया जा रहा था। न्याय के क्षेत्र में भी अंग्रेज स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेज़ों की न्यायिक प्रक्रिया भी पक्षपातपूर्ण थी, यानी जो अधिकार थे वो अंग्रेज़ों के पास में ज़्यादा थे। साथ ही साथ वो दीर्घावधि भी थी और खर्चीली भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियों को जब्त कर लिया और मुगल बादशाह बहादुर शाह को भी अपमानित किया और उसे लाल किला खाली करने के लिए तक कह दिया। तो इस प्रकार से राजाओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा था उससे वो भी नाराज़ थे। इसी के साथ साथ कैनिंग ने ये भी घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं कहलाएंगे, बल्कि केवल एक क्या कहलाएंगे, शासक कहलाएंगे। जिससे पहले मुगल सम्राट दिल्ली का शासक हुआ करता था, भारत का शासक हुआ करता था, वो पद जो है उनसे छीना जा रहा था। प्रशासन संबंधी कार्यों में योग्यता के स्थान पर धर्म को आधार बनाया गया, और जिसके पास में ईसाई धर्म है उसी को जो है दिया जाता था प्राथमिकता। तो एक प्रकार से धर्मांतरण की पद्धति जो है उसका विस्तार होता जा रहा था। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकाल बार बार पड़ते जा रहे थे। ब्रिटिश प्रशासनिक तंत्र इसमें क्या हो रहा था, अकाल से निपटने में फेल हो रहा था। सामाजिक और धार्मिक कारणों की बात करें तो सांस्कृतिक सुधार की नीतियां इन्होंने हालांकि अपनाई, और वे ये कहते थे कि भारतीय संस्कृति जो है हमारी संस्कृति से हीन है, और हीन मान करके वो बदलाव उसमें कर रहे थे। तो 1850 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम हुआ लागू, जिसके द्वारा ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। यानी ये कहा गया कि जो ईसाई धर्म है अगर वो है किसी के पास में तो फिर पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा, नहीं तो उसको हटा दिया गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण को भी प्रोत्साहन दिया गया था। कालांतर में बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों और अनाथों का धर्मांतरण भी करवाया गया। तो ईसाई धर्म का जो है प्रसार किया जा रहा था, एक प्रकार से धार्मिक कारण हम मान सकते हैं। इसके अलावा अंग्रेज़ों की नस्ल भेद जो नीति थी वो भी कारगर थी, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे, उसके कारण भी असंतोष हो रहा था। इसके अलावा 1856 में डलहौजी के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। तो इसे भी हमने अपनी संस्कृति पर एक कुठाराघात समझा था। इससे पहले भी सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली, इन पे रोक लगाई जा रही थी। इस प्रकार से हम कह रहे थे कि हमारी संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय समाज की मूल विशेषताओं को भी समाप्त कर दिया था, जिससे परंपरागत शिक्षा समर्थकों में भी विरोध बढ़ रहा था।
आर्थिक कारणों की बात करें तो ब्रिटिश शासन की जो भू राजस्व नीतियाँ, जिसकी हमने पहले भी बात की, स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और महलवाड़ी, इनके द्वारा भी किसानों का जमकर शोषण हुआ था। ये जो भी बनाई गई थी, स्थायी बंदोबस्त हो, रेतवाड़ी, महलवाड़ी, ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स कलेक्शन था जिसमें पूरा का पूरा लाभ जो है वो अंग्रेज़ों को ही होना था। इसी के कारण जो है पारंपरिक उद्योग भी हमारे समाप्त हो गए। दस्तकारी, हथकरघा उद्योग में जो लगे थे लोग थे, वो फैक्ट्री आउटलेट का जो है सामना नहीं कर पाए, उनके बराबर उनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, इसलिए फेल कर गए और हमारे उद्योग जो हैं वो ख़त्म हो गए। किसानों की भी आर्थिक स्थिति खराब हो गई और एक प्रकार से वो मजदूर बन करके ही रह गए थे। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, यानी वाणिज्यिक फसलें बोनी ज़्यादा शुरू हो गई। इस कारण खाद्य संकट भी उत्पन्न हुआ और अकाल पड़ा। सैन्य कारणों की बात करें तो सेना में भारतीय और अंग्रेजी सेना का अनुपात जो था वो 5:1 हुआ करता था। इसमें भी नस्लीय भेदभाव हुआ करता था। योग्यता के बाद भी भारतीय सैनिक सूबेदार के पद तक ही पहुँच पाते थे, लेकिन उनके साथ उनके बर्ताव भी खराब हुआ करते थे, यानी उनको प्रमोशन उतना नहीं मिलता था जितना अंग्रेज़ों को मिलता था। कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया। उसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार सैनिकों को जाना पड़ता था, जिसे वो धर्म के खिलाफ मानते थे। 1854 में डाक अधिनियम में जो स्टैंप लगाना था, पत्र भेजते थे, वो स्टैंप लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया था, पहले नहीं था। ये एक प्रकार से सैनिकों ने मान रखा था भी हमारा विशेष अधिकार है, बिना टिकट के जाता है, लेकिन अब वो वहाँ जरूरी हो गई थी। 1857 का विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज का नवगठन हुआ। उसके लिए पील आयोग का गठन किया गया। उसने सेना के रेजिमेंटों को जातीय, समुदाय और धर्म के आधार पर बांट दिया था। ये काम इसने किया था। जो आज आप रेजिमेंटों के नाम देखते हैं वो वहाँ से उस समय चालू हुआ था। तत्कालिक कारण हम सभी जानते हैं, ब्राउन बेस बंदूक है। इस पुरानी लोहे वाली बंदूक के स्थान पर ब्राउन बेस बंदूक को लाई, उसको हटाया। ब्राउन बेस तो पुरानी बंदूक थी, उसके स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल को लेकर के आए। और हम सभी जानते हैं कि उसके जो कारतूस थे उनको दांतों से खोलना पड़ता था, जिसपे सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी। ऐसा बात फैल गई बंगाल सेना के अंदर, और इससे हिंदू और मुसलमान दोनों ही सैनिकों में विद्रोह फैल गया, असंतोष फैल गया और उन्होंने विद्रोह कर दिया। अधिकारियों ने भी इस अफवाह की जाँच नहीं की और जाँच किए बिना ही इसका खंडन किया था। कालांतर में ये साबित तो हो गया कि गाय और सुअर की चर्बी वास्तव में बुलिस शस्त्रागार में प्रयोग हुआ करती थी। सैनिकों का विश्वास था कि सरकार जानबूझकर उनके धर्म को नष्ट करके ईसाई बनाना चाहती है। यही बात उनको देखिए लगी थी और इसी कारण से सैनिकों में असंतोष फैला और क्षुब्ध होकर सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्रांति के प्रारंभ की बात करें, कहाँ से प्रारंभ हुई, तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग का विरोध किया था। ये सबसे पहली घटना हम कह सकते हैं, क्योंकि 31 मई जो डेट निर्धारित थी वो तो काफ़ी आगे की थी। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग या बेग, जो भी नाम आई एक ही बात होगी, और मेजर सार्जेंट की गोली मार करके हत्या कर दी थी। 8 अप्रैल 1857 को सैन्य अदालत बैठती है और वो मंगल पांडे को फांसी दे देती है। NCERT यहाँ पर 29 मार्च लिखती है, ध्यान दीजिएगा। मंगल पांडे को 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है और अपने एक प्रकार से क्रांति की पहली घटना कह सकते हैं। हालांकि क्रांति तो बाद में होती है, लेकिन ये घटना पहले हो गई थी। विद्रोह के समय बैरकपुर छावनी में कमांडिंग ऑफिसर जो हुआ करता था वो था हैरिस। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में भारतीय सेना ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, मेरठ छावनी में भी। और इस समय जो है मेरठ छावनी में जो अधिकारी जनरल थे वो थे हेविट। अब हम बात करें विद्रोह का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ। सबसे पहले दिल्ली में बात करें तो विद्रोह का आरंभ अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ से हुआ था, मेरठ छावनी से हुआ था दोस्तों। सिपाही अपने अधिकारियों पर गोली चलाते हैं, उसके बाद में अपने साथियों को मुक्त करवा करके दिल्ली की ओर बढ़ चलते हैं। 11 मई को मेरठ के जो विद्रोही सैनिक थे वो कहाँ पहुँच गए, दिल्ली पहुँच जाते हैं। एक प्रकार से देखिए, हम दिल्ली के सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया है, बल्कि मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुँचे हैं। 12 मई को ये सैनिक दिल्ली पर पूरी तरह से अधिकार कर लेते हैं और मुगल बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं और साथ ही साथ इस क्रांति का नेता भी घोषित कर देते हैं, क्योंकि इन्हें भी एक नेता की आवश्यकता थी। लेकिन वास्तविक नेतृत्व की बात करें, क्योंकि बहादुर शाह काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इसके सेनापति या एक देखिए मुख्य व्यक्ति कह सकते हैं, बख्त खान जो थे, उन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। ये ज़्यादा दिन तो नहीं चल पाया, लेकिन सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया था।
इस संघर्ष को दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन, हडसन और लॉरेंस को भेजा गया था। इनमें से निकोलसन जो है लड़ते समय मारा गया था। हडसन ने सम्राट के 2 पुत्रों और पौत्रों को कोई क्षति न पहुंचाने का वचन देकर भी गोली मार करके हत्या कर दी थी। यानी सम्राट के 2 पुत्र मारे गए थे, पौत्र भी मारा गया था। बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया और जिसकी सूचना जीनत महल ने दी थी। बहादुर शाह द्वितीय को यहाँ से रंगून भेज दिया जाता है, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो लखनऊ के अंदर जो विद्रोह का आरंभ किया था वो किया था हजरत महल ने, जिसे महक परी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, महक परी। बेगम ने अपने अल्पायु पुत्र, छोटी आयु का पुत्र था ब्रिजेश कादिर, उसको नवाब घोषित किया। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए मारे जाते हैं। अंत में कैंपबेल जो हैं वो मार्च 1857 में विद्रोह का दमन करते हैं और लखनऊ पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें झांसी की रानी हजरत महल जो है वो काफ़ी चर्चा में यहाँ पर रही थी दोस्तों। तो ये ब्रिजेश कादिर का नाम कई बार पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। ये महक परी भी पूछ लेता है, कौन थी? हजरत महल थी महक परी। तांते टोपे के नेतृत्व में चिन्हट के समीप अंग्रेजी सेना की हार होती है और हैवलॉक जो अंग्रेज अधिकारी था वो मारा जाता है। कालांतर में कर्नल नील भी लखनऊ में मारा जाता है। अवध में क्रांति ने जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। बंगाल आर्मी में सर्वाधिक सैनिक अवध के थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी भी कहा जाता है। हजरत महल इसके बाद में नेपाल चली जाती है दोस्तों। कानपुर की अगर हम बात करें तो 5 जून को कानपुर अंग्रेजों के हाथों से निकल जाता है। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिन्हें धोंदूपत के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने किया था। इनकी सहायता तांते टोपे, वास्तविक नाम था इनका रामचंद्र पांडुरंग, इनके द्वारा की गई थी। दिसंबर 1857 में कैंपबेल जो है कानपुर पर फिर से अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर नेतृत्व की बात होती है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। नेतृत्व किया था नाना साहब ने, सहयोगी थे तांते टोपे, और अंग्रेज अधिकारी जिसने अधिकार किया तो वो था कैंपबेल। नाना साहब भी अंत में नेपाल चले जाते हैं। झांसी की बात करें, सबसे ज़्यादा चर्चा में यही रहती है। रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में हुआ था जून 1857 में झांसी में क्रांति। झांसी में हीरोज से पराजित होने के बाद में रानी ग्वालियर पहुंच जाती है। तांते टोपे भी झांसी रानी से मिलते हैं। सिंधिया अंग्रेजों का साथ देते हैं। लक्ष्मीबाई सैनिक वेशभूषा में लड़ते हुए दुर्ग की दीवारों के पास ही वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। हीरोज लक्ष्मीबाई के लिए कहते हैं कि भारतीय क्रांतिकारियों में एकमात्र मर्द है ये। तो काफ़ी वीरांगना स्त्री रही, इसलिए इतिहास में काफ़ी नाम आता है और बच्चों की प्रेरणा स्रोत भी रहती है दोस्तों। तांते टोपे को मान सिंह ने नरवर के जंगलों से गिरफ्तार किया और शिवपुर में इन्हें फांसी दे दी। तो इस प्रकार से तांते टोपे का भी यहाँ पर अंत हो जाता है। बिहार में बात करें तो बिहार में जगदीशपुर का नाम आता है, जहाँ पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह के द्वारा किया गया था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है, इन्होंने युद्ध का दमन किया था। फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद में अहमदुल्ला शाह, डंका शाह इनका उपनाम आता है, इन्होंने किया था। 22वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, सैनिकों ने इन्हें अपना नेता बनाया था। चिन्हट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को इस सेना के द्वारा हरा दिया जाता है। अंग्रेज इन पर 50,000 का इनाम रखते हैं दोस्तों, अहमदुल्ला शाह से डंका शाह पर। कैंपबेल यहाँ पर आकर के विद्रोह का दमन करते हैं फैज़ाबाद में। इलाहाबाद की हम बात करें तो जून में यहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। मौलवी लियाकत अली वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया। जनरल नील जो थे वो दबाने वाले व्यक्ति थे, विद्रोह का दमन करने वाले व्यक्ति। विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्य बना करके रखे हुए थे। बनारस में हम देखें सामान्य जनता के द्वारा विद्रोह किया गया तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है। यहाँ दमन कर्नल नील के द्वारा किया गया। बच्चों और स्त्रियों को भी यहाँ पर मृत्युदंड दिया गया तो एक अलग स्टेटमेंट, अलग बात आती है यहाँ पर। बरेली में किया था खान बहादुर खान ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और स्वयं को नवाब घोषित किया था बरेली के अंदर। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जो दमन करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे कैंपबेल, अंग्रेज अधिकारी। तो बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया और खुद को नवाब भी घोषित किया, याद रखिएगा इसको। और उसका जो दमन किया था वो कैंपबेल ने किया था। खान बहादुर खान को यहाँ पर फांसी की सज़ा मिलती है। असम की अगर हम बात करें तो असम में विद्रोह का प्रारंभ मनीराम दत्त ने किया था। अंतिम राजा
के पुत्र कंदर्पेश्वर सिंघा को राजा यहाँ पर घोषित किया जाता है। मनीराम को पकड़ लिया जाता है और कलकत्ता में फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ याद असम में सिर्फ ये कि नाम याद रखना है, मनीराम दत्त। मनीराम दत्त ने यहाँ पर क्रांति की थी दोस्तों। उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा का संबलपुर के राजा थे राजकुमार थे सुरेंद्र साई, वहाँ उन्होंने ही विद्रोह किया था। 1862 में ये भी आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्रांति का नेतृत्व तथा दमन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर किसने किया था। बहादुर शाह, दिल्ली में बहादुर शाह और बख्त खां का नेतृत्व था और दमन करने वाले थे जॉन निकोलसन और अडसन। लखनऊ की बात करें तो नेतृत्व किया हजरत महल ने, दमन किया हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने। कानपुर में नेतृत्व किया नाना साहब तांते टोपे ने और दमन किया कैंपबेल ने। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तांते टोपे ने और कैप्टन जनरल यूरोज जो थे इन्होंने इसका दमन किया था। जगदीशपुर में कुंवर सिंह अमर सिंह थे और दमन करने वाले थे मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैज़ाबाद में मोहम्मद अहमदुल्ला और कैंपबेल दमन करने वाले थे। इलाहाबाद बनारस में लियाकत अली और कर्नल नील जो हैं वो दमन करने वाले थे। बरेली में खान बहादुर खां के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और कैंपबेल ने दमन किया था। अब हम बात कर लेते हैं ठहस्थानों की क्रांति की असफल क्यों हो गई, इसके असफलता के कारण क्या थे। तो सबसे पहली बात जन समर्थन का यहाँ पर अभाव रहा, क्योंकि ये विद्रोह एक प्रकार से स्थानीय सा ही हो गया था, असंगठित भी था और सीमित भी था, क्योंकि यहाँ पर पूरा भारत भी नहीं था। विशेषतः यहाँ जिन शासकों को नुकसान हो रहा था विशेषतः उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। एक प्रकार से बम्बई और मद्रास की सेनाओं और नर्मदा के दक्षिणी राज्यों ने विद्रोह में अंग्रेजों का समर्थन किया था। ये एक बड़ी बात है। बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास की सेना काफ़ी बड़ी हुआ करती थी दोस्तों। राजस्थान में भी कोटा अलवर के अलावा शेष स्थानों पर कोई विशेष प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। सिंध में भी शांति रही थी। तो पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के गुलाब सिंह, ग्वालियर के सिंधिया, उनके मंत्री दिनकर राव, हैदराबाद के सालार जंग और भोपाल की बेगम, नेपाल के एक मंत्री सर जंग बहादुर, ये सारे के सारे स्वामी भक्त रहे थे। यानी अधिकतर जो थे अंग्रेजों की तरफ थे, जन समर्थन इनको नहीं मिला था। कैनिंग ने टिप्पणी भी की थी, इन शासकों और सरदारों ने तरंग रोधकों की तरह काम किया, अन्यथा हमें एक झोंके में ही बहा दिया होता इस आंदोलन में। सीमित संसाधन, अब ये भी इनके पास में संसाधन भी अच्छे नहीं थे, धन भी की भी कमी थी, तो पूरे साजो सामान नहीं थे, हथियार नहीं थे, इसलिए भी फेल हो गए। अंग्रेजी शस्त्र के सामने भारतीय शस्त्र बहुत ही छोटे साबित हुए, बोने साबित हुए। नाना साहब का कथन था कि ये नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, यानी इतनी स्पीड थी उनके गोले की। हमारे पास में ऐसे आधुनिक हथियार उस समय नहीं थे। 1857 के विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग जो है उसने कोई भी भाग नहीं लिया, वो पूर्णतः उदासीन रहा था। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और मुंबई में सभाएं की और अंग्रेजों की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से या यूँ कहें पूरा उनके पास में जन समर्थन नहीं था, इस कारण भी ये जो है फेल हो गई थी। राष्ट्रीय भावना का भी अभाव था, पूरी तरह से कोई राष्ट्रीय भावना यहाँ देखने को नहीं मिल रही थी, क्योंकि भारतीय समाज के सभी वर्गों का सहयोग इस विद्रोह को नहीं मिला था। सामंतवादी वर्गों के एक वर्ग ने तो सहयोग किया था जिनको नुकसान हो रहा था, लेकिन पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद जैसे बड़े राज्य थे, उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, ये अलग बात थी। कैनिंग का कथन था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता तो मुझे कल ही भारत छोड़ना पड़ता। संगठन का अभाव था, कोई विशेष संगठन नहीं था, है ना। विद्रोही अनुभव, संगठन क्षमता व मिलकर कार्य करने की शक्ति इनमें नहीं थी। सैनिक दुर्बलता विद्रोह के सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यूँ कहें कि हमारे सैनिक जो थे वो अंग्रेजी सैनिकों की अपेक्षा कर हथियारों के मामले में भी, ट्रेनिंग के मामले में भी दुर्बल साबित हो पाए थे, इसीलिए ये असफल हुआ था। नेतृत्व भी नहीं था, उचित नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह को बनाया गया था नेता वो, लेकिन वो खुद भी सक्षम नहीं थे। बहादुर शाह और नाना साहब कुशल संगठन करता तो थे, किंतु सैन्य नेतृत्व की क्षमता इनके पास में भी नहीं थी। अंग्रेजों के पास लॉरेंस, बंधु, निकलसन, एवलोग, आउटरम है, एडवर्ड्स है, ऐसे कुशल सेना नायक थे, ऐसे हमारे पास में नहीं थे। बहादुर शाह वृद्ध हो चुके थे, उस ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाए जिनकी तत्कालीन परिस्थितियों में आवश्यकता थी। दोस्तों, कोई योजना भी नहीं थी, ठोस योजना भी नहीं थी। भी आगे क्या करना है, योजना से पहले भी शुरू हो गया था, तो ठोस योजना इनके पास में नहीं थी। ये मात्र भावावेश और जो है परिस्थितियों से ही, जैसा उनके सामने परिस्थितियां घटित हो रही थी, वे आगे से आगे काम करते जा रहे थे।
आवागमन के साधन भी नहीं थे, संचार के साधन भी नहीं थे, इसके कारण भी अंग्रेज़ों को सफलता मिली। हमारे पास में ये साधन नहीं थे, लेकिन ट्रेन थी, अंग्रेज़ों के पास में संसाधन ज़्यादा थे, इसलिए उनको लाभ मिला, आवागमन के साधन, संचार के साधन। अब हम देखिए परिणाम क्या हुआ। तो विक्टोरिया 1857 की क्रांति का परिणाम जो हुआ कि विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1858 में इलाहाबाद में महारानी का दरबार आयोजित किया जाता है, वहाँ बताया जाता है। इस दरबार का आयोजन मिंटो पार्क में हुआ था। इनमें कैनिंग जो है घोषणा पत्र को पढ़ते और कहते हैं कि जातीय भाषा लिंग के आधार पर अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो कारणों की जांच करते हैं क्यों हुआ और कोशिश करते हैं कि आगे विद्रोह न हो। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इसके बाद में समाप्त हो गया था। 1857 के क्रांति के बाद में सीधा जो है क्राउन के पास में चला जाता है शासन, और भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का वायसराय बन जाता है, और कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय रहा। देसी रियासतों के राजा जो थे उत्तराधिकार के कारण जो है लड़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत अब उन्हें गोद लेने की अनुमति भी दे दी गई थी। हमने कहा भारतीय सेना का अनुपात जो पहले 5:1 हुआ करता था, अब वो 2:1 कर दिया गया। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में यह 3:1 रहा। ये थोड़ी सी अलग बात है। उच्च जाति के लोगों के सैनिकों में की भर्ती बंद कर दी गई। सेना के पुनर्गठन के लिए पील कमीशन को नियुक्त किया गया, जिसमें ये चेंज हुए थे। भारत के शासन की देखभाल के लिए एक भारत सचिव नामक पद भी बनाया गया। अब वो ही भारत के शासन को संभालने वाला था। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति भी की थी, जो टीम इसकी मदद किया करती थी। इन 15 सदस्यों में से 8 सरकार द्वारा और 7 जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यहाँ हम देखें क्रांति के बाद में साम्राज्य विस्तार की इनकी जो नीति चल रही थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन अब इन्होंने आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था नीतियों के द्वारा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 31 मई को शुरू होना था, लेकिन मेरठ में क्रांति की शुरुआत 10 मई को ही हो जाती है। ये भी एक कारण भी माना जाता है ना असफल होने का। क्रांति के लिए गुप्त संगठनों ने भी कार्य किया। इसमें साधु सन्यासी, गाने बजाने वाले घुमंतु लोग जो थे वो प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को बांट रहे थे। कमल उन सैन्य टुकड़ियों को पहुंचाया जाता था जो क्रांति में शामिल होने के लिए तैयार हुआ करती थी, और रोटी को एक गांव से दूसरे गांव तक चौकीदारों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा था। क्रांति की योजनाकार थे अजीमुल्ला, राणोजी बापू। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नाना साहब के निकटस्थ अजीमुल्ला खां और सतारा के अपदस्थ नवाब राजा राणोजी बापू जो थे, इन्होंने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी, दोनों ने मिलकर के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। हमने सारे फैक्ट, ज़्यादा से ज़्यादा यही सारे फैक्ट हमने 1857 की क्रांति से संबंधित देख लिए। मुझे उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तथ्यों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। इसी तरह से बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।